साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। देखिएगा, संसद के संदर्भ में बात कर रहे थे और संसद के दोनों सदनों की संरचना, संसद के दोनों सदनों का मतलब लोकसभा और राज्यसभा में की संरचना क्या रहती है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के कौन कौन से आर्टिकल में है। साथ ही पिछली क्लासों में आपने जाना कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है, लोकसभा के कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं, राज्यसभा के कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं, इनके साथ ही लोकसभा के कौन कौन से विशेषाधिकार हैं जो राज्यसभा को प्राप्त नहीं है और राज्यसभा के कौन कौन से विशेषाधिकार हैं जो लोकसभा के प्राप्त नहीं है, इनके संदर्भ में अपन बात कर चुके हैं। अब इनके बाद अपन बात करेंगे संसद, क्योंकि दोनों संसद के अंग होते हैं। संसद के सत्र कैसे आहूत होते हैं, संसद के सत्र कौन कौन से होते हैं, संसद का सत्र को आहूत कौन करता है, सत्रावसान कौन करता है, संसद के सत्र का स्थगन कौन करता है। इनके बाद अपन जानेंगे संसद के सत्र की कार्रवाई, यानी संसद की कार्रवाई किस प्रकार होती है, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं साथियों जिसके परिचित होना हम सब के लिए बेहद ज्यादा आवश्यक है। अपन सीधे कानून निर्माण की प्रक्रिया की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे, उससे पूर्व जो है हमें यह जानना आवश्यक होता है कि सत्रावसान क्या होता है, हमें यह जानना आवश्यक होता है कि आहूत क्या होता है, हमें यह जानना आवश्यक होता है कि अगर लोकसभा भंग हो जाए तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, कानूनों को निर्माण का समय क्या है, प्रश्नकाल क्या होता है, प्रश्नकाल में कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं, शून्यकाल क्या होता है, तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, पूरक प्रश्न पूछे किस में जाते हैं, ये तमाम जानकारियां हम सब लोगों को पता होनी चाहिए जिसको लेकर अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिएगा जरा, संसद के संदर्भ में अपन बात करें तो संसद के संदर्भ में सबसे पहले संसद के सत्र के संदर्भ में बात करेंगे। किसके संदर्भ में? संसद के सत्र। देखिएगा, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने के साथ ही संसद में 3 प्रकार के सत्र को अपनाया गया है। कितने प्रकार के? संसद के सत्र की बात करें तो 3 प्रकार के सत्र हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला जो सत्र है जिसको अपन बोलते हैं बजट सत्र। कौन सा सत्र? बजट सत्र। ये वर्ष का प्रथम सत्र होता है। वर्ष का प्रथम सत्र कौन सा रहता है? बजट सत्र। इसके बाद दूसरा जो सत्र रहता है उसको अपन बोलते हैं मानसून सत्र। कौन सा सत्र? मानसून सत्र। और इसके बाद तीसरा जो सत्र रहता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? शीतकालीन सत्र। कौन सा सत्र? शीतकालीन सत्र। कितने प्रकार के संसदीय सत्र होते हैं भारत में? 3 प्रकार के। पहला कौन सा? बजट सत्र। दूसरा कौन सा? मानसून। और तीसरा कौन सा? शीतकालीन सत्र। इसके बाद अगला आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बजट सत्र की शुरुआत सामान्यतः कौन से माह से होती है। ये मैं क्या बात कर रहा हूं कि सामान्यतः, और सामान्यतः कहने के पीछे मेरा कारण क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सामान्यतः ये प्रक्रिया रहती है 3 प्रकार के सत्र, और हो सकता है कि ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियां हो जाए जिसके कारण वर्ष के में जो है 3 की बजाय 2 ही सत्र हो। ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है कि जैसे कोरोना आया भी, तो कोरोना काल के समय जो है संसद में ये शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया जा सका या फिर मानसून सत्र नहीं बुलाया जा सकता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सामान्य प्रक्रिया ये रहेगी और विशेष परिस्थितियां क्या रहेगी उसके संदर्भ में भी अपन बात करेंगे। देखिए जरा, बजट सत्र की शुरुआत सामान्यतः कौन से माह से होती है? फरवरी माह से। कौन से माह से होती है? फरवरी माह से। और 4 महीने बजट सत्र चलता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। कितने महीने चलेगा? 4 महीने, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। इसके बाद अगला जो सत्र रहता है उसको अपन बोलते हैं मानसून सत्र। कौन सा सत्र? मानसून सत्र। और मानसून सत्र चलता है 3 महीने। कितने महीने? 3 महीने, जुलाई, अगस्त और सितंबर। जुलाई, अगस्त और सितंबर। हो सकता है अधिकतम अवधि 3 महीने है, हो सकता है 1 माह चले, हो सकता है 15 दिन चले, हो सकता है 1.5 माह चले, ये अलग अलग हो सकता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। शीतकालीन सत्र की बात करें तो शीतकालीन सत्र चलता है आपके नवंबर और दिसंबर। कौन से माह में? नवंबर और दिसंबर। तो सबसे पहला प्रश्न तो आपसे ये पूछा जाएगा इन महीनों के संदर्भ में कि बजट सत्र कौन से माह से कौन से माह तक, तो फरवरी से लगाकर कौन सा ध्यान में रखेंगे? मई तक। इसके बाद अगला जो मंथ बच गया कौन सा? जून। इस जून माह में संसद के सत्र का क्या रहता है? अवकाश। इसके बाद में 3 माह चलता है कौन सा? जुलाई से लगाकर सितंबर, यानी अक्टूबर माह में क्या रहेगा? अवकाश। अक्टूबर माह में क्या रहेगा? अवकाश। इसके बाद में अगला जाएगा शीतकालीन सत्र, और ये चलेगा नवंबर और दिसंबर, और जनवरी माह में क्या रहेगा? अवकाश। तो एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि संसद के सत्र के अवकाश वाले 3 माह कौन कौन से, यानी सामान्यतः संसद के सत्र के अवकाश वाले 3 माह आपको ध्यान में रखने हैं, जून, अक्टूबर और जनवरी। कौन सा ध्यान में रखेंगे? जून, अक्टूबर और जनवरी।
इनमें संसद के सत्र का क्या रहता है, अवकाश रहता है। इनमें संसद के सत्र का सामान्यतः क्या रहता है, अवकाश रहता है, जून, अक्टूबर और जनवरी माह। लेकिन साथ ही आपको यह ध्यान में रखना है कि संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं हो सकता। पहली बात क्या ध्यान में रखेंगे, संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होगा। यानी इन दोनों सत्रों के बीच में, यानी इसकी अंतिम बैठक और इसकी प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इनकी अंतिम बैठक और इनकी प्रथम बैठक के बीच में 6 माह का अधिक समय नहीं हो सकता है। हो सकता है कई बार मानसून सत्र नहीं हो और शीतकालीन सत्र नहीं हो, तो इसमें ध्यान में रखिएगा दोनों सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होगा। दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि कई बार लोकसभा का गठन जो है ये मार्च, अप्रैल, मई, जून में होता है। तो लोकसभा के गठन के बाद ऐसा नहीं कि लोकसभा का गठन जून में हुआ है तो जुलाई में मानसून सत्र होगा, नहीं। लोकसभा का गठन अगर जुलाई में हुआ है तो पहला सत्र हमेशा कौन सा होगा, बजट सत्र। पहला सत्र कौन सा होगा, बजट सत्र ही होगा। भले ही लोकसभा का गठन जो है किसी माह में हो, अगर वर्ष लोकसभा के गठन के पश्चात प्रथम जो होगा वो हमेशा कौन सा रहेगा, बजट सत्र रहेगा। इसकी भी आप थोड़ी सी ध्यान में रख सकते हैं। सामान्यतः जो है ये प्रक्रिया रहेगी। 2 बातें ध्यान में रखनी है, संसद के 2 सदनों के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं हो सकता, और दूसरा जो है लोकसभा का गठन अगर आपके अप्रैल में हुआ है या मार्च में हुआ तो इसके बाद जो पहला, अगर बजट सत्र नहीं हुआ है तो पहला सत्र कौन सा होगा, बजट सत्र होगा। सीधा मानसून सत्र नहीं होगा या सीधा शीतकालीन सत्र नहीं होगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इसको याद करने का एक सामान्यतः तरीका मैं ऐसे कह सकता हूं, 4-1-3-1-2-1। 4-1-3-1-2-1 का क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो रहता है वो बजट सत्र रहता है। कौन सा सत्र रहता है, बजट सत्र रहता है। और बजट सत्र जो है कौन सा सत्र, बजट सत्र। और बजट सत्र कितने माह चलता है, 4 माह। उसके बाद में 1 माह का क्या रहता है, अवकाश रहता है। कौन सा माह, जून। इसके बाद 3 माह चलता है कौन सा सत्र, मानसून सत्र। मानसून सत्र। और 1 माह का क्या रहता है, अवकाश। इसके बाद 2 माह चलता है कौन सा सत्र, शीतकालीन सत्र। और 1 माह क्या रहता है, अवकाश। यानी कौन कौन से माह में अवकाश, जून, अक्टूबर और जनवरी माह में अवकाश। सबसे बड़ा सत्र कौन सा, बजट सत्र। सबसे छोटा सत्र कौन सा, शीतकालीन सत्र, जो कब बुलाया जाता है, नवंबर और दिसंबर में। अब संसद के सत्र के संदर्भ में मैंने कहा 2 बातें आपको ध्यान में रखनी। पहली कौन सी, पहली ध्यान में रखेंगे, संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक 6 माह से अधिक का समय नहीं हो सकता। 6 माह से अधिक का समय नहीं हो सकता। पहली बात तो आप ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा ध्यान में रखना है कि अगर लोकसभा का गठन मार्च या अप्रैल माह में हुआ है, अगर लोकसभा का गठन कौन से माह में हुआ है, मार्च या अप्रैल माह में हुआ है, तो प्रथम सत्र हमेशा कौन सा सत्र होगा, बजट सत्र। अगर पहले वाली सरकार है और पहले वाली लोकसभा में बजट सत्र नहीं हुआ है तो पहले वाला सत्र कौन सा रहेगा, हमेशा बजट सत्र रहेगा। यानी वर्ष का प्रथम सत्र, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, वर्ष का प्रथम सत्र। और वर्ष का प्रथम सत्र हमेशा कौन सा रहता है, बजट सत्र रहता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ये तो थे संसद के सत्र। हमें पता होना चाहिए कि भारत में संसद के 3 सत्र होते हैं, जिसमें सबसे पहला बजट सत्र होता है, वर्ष के प्रथम सत्र। इसके बाद जो है बजट सत्र 4 महीने चलता है। इसके बाद जून में अवकाश रहता है। फिर मानसून सत्र रहता है जो 3 महीने चलता है। उसके बाद शीतकालीन सत्र रहता है जो 2 महीने चलता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इनके अलावा कुछ शब्द हैं, जैसे आप लोगों ने एक तो शब्द सुना होगा स्थगन, एक शब्द सुना होगा सत्रावसान, एक शब्द सुना होगा आहूत, एक शब्द सुना होगा विघटन या भंग। इनको लेकर भी आजकल अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, सारा मामला किनका है, शब्दों का है। राजव्यवस्था, पॉलिटी, जिसमें अपन संविधान के बारे में बात करें तो सारा मामला शब्दों का है। इन शब्दों से परिचित होना हमारे लिए बेहद ज्यादा आवश्यक है।
आपसे पूछे कि संसद के सत्र को या फिर संसद के सत्र को सत्रावसान कौन करता है, इनका अलग आंसर होगा। जबकि संसद की बैठक को स्थगित कौन करता है, इसका अलग आंसर होगा। राज्यसभा भंग होती है या तो नहीं होती है, ये अलग मुद्दा होगा। लोकसभा विघटित होती है अथवा नहीं होती है, ये अलग होगा। लोकसभा को विघटन होने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तमाम बातें अपने तभी क्लियर होगी, तभी इसमें कंसेप्ट क्लियर होगा जब इनके बारे में सामान्यतः अपन क्या होंगे, परिचित होंगे। एक एक बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करते हैं, स्थगन के संदर्भ। किसके संदर्भ में बात करें हैं, स्थगन कह दें या मैं इसको क्या कह सकता हूं, स्थगित। ध्यान से सुनिएगा, संसद की बैठक को, संसद की बैठक को स्थगित, संसद की बैठक को स्थगित पीठासीन अधिकारी के द्वारा, पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है, पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है, पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। सबसे पहली बात, ये पीठासीन अधिकारी कौन होगा, क्या कहा मैंने कहा संसद की बैठक को जो है स्थगित पीठासीन अधिकारी करता है। अब आप कहेंगे ये पीठासीन अधिकारी कौन होता है, क्योंकि बार बार ये पीठासीन अधिकारी शब्द आएगा, तो आपको यहां ध्यान में रखना है किसके संदर्भ में, पीठासीन अधिकारी। किसके संदर्भ में बात करें अपन, पीठासीन अधिकारी के संदर्भ में बात करें तो आपको ध्यान में रखना है पीठासीन अधिकारी जो हैं, पीठासीन अधिकारी किसको कहते हैं। पीठासीन अधिकारी के संबंध में आपको यह ध्यान में रखना है कि पीठासीन अधिकारी किसको कहा जाता है, कि जिस सदन की अध्यक्षता, जिस सदन की अध्यक्षता जो सदस्य करता है, जो सदस्य करता है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में या तो लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा या लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, यानी जिस समय बैठक की जो अध्यक्षता कर रहा है उसी को अपन क्या बोलेंगे, पीठासीन अधिकारी। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की अध्यक्षता या तो राज्यसभा का सभापति करेगा या राज्यसभा का कौन करेगा, उपसभापति करेगा। या फिर हो सकता है कि जो पैनल के 4-5 लोग होते हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा एक पैनल बनाया जाता है, 4-5 लोगों का मेंबर, 4-5 लोगों का जो है पैनल होता है। उसी प्रकार राज्यसभा में भी राज्यसभा के सभापति के द्वारा 4-5 सदस्यों का पैनल बनाया जाता है कि जब भी लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित रहे तो लोकसभा की कार्रवाइयों का संचालन उस पैनल के द्वारा किया जाएगा, और जब भी राज्यसभा में सभापति और उपसभापति अनुपस्थित रहे तो राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन उस पैनल के द्वारा किया जाएगा। तो ये पैनल आपको ध्यान में रखना है कि जो पीठासीन अधिकारी का मतलब है जिस सदन की अध्यक्षता जो सदस्य करता है उसे क्या कहा जाता है, पीठासीन अधिकारी कहता है। और मैंने क्या बताया कि स्थगन या स्थगित का मतलब संसद की बैठक को स्थगित पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि लोकसभा की कार्रवाई चल रही है और लोकसभा की कार्रवाई के दौरान एकदम से इस प्रकार का माहौल बन गया कि विपक्ष और सत्ताधारी दल दोनों आपस में जो हैं, ये इनके मेंबर जो हैं आपस में जोर शोर से शोर शराबा करने लगे, जिसकी सदन की कार्रवाई सही ढंग से संचालित नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में जो पीठासीन अधिकारी रहेगा, यानी जो सीट पर बैठा रहेगा, वो कहेगा कि आज की कार्रवाई को यही स्थगित किया जाता है, आगामी कार्रवाई इतने समय बाद, ये समय मतलब निश्चित होता है, 2 घंटे हो सकता है, 4 घंटे हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 4 सप्ताह हो सकता है या फिर 2 सप्ताह हो सकता है। समय निश्चित होगा, इतने समय के लिए स्थगित किया जाता है, आगामी कार्रवाई इतने बजे जो है उस समय शुरू होगी। तो यहां पर ध्यान में रखना है कि स्थगित कौन करता है, स्थगित कौन करता है, पीठासीन अधिकारी। कौन करता है भाई, पीठासीन अधिकारी के द्वारा क्या किया जाता है, स्थगित किया जाता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है। और पीठासीन अधिकारी का मतलब क्या होता है, पीठासीन अधिकारी जो उस समय बैठक की क्या कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है, उसे अपन क्या कहेंगे, पीठासीन अधिकारी के नाम से जानेंगे। देखिएगा कोई भी संसद की बैठक, और स्थगित दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा को भी स्थगित किया जा सकता है, राज्यसभा की बैठक को भी, राज्यसभा की बैठक को भी स्थगित किया जा सकता है। और आपको ध्यान में रखना है
लोकसभा की बैठक, इन दोनों बैठक को क्या किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है, लेकिन स्थगित जो है निश्चित समय के लिए होगी। स्थगित के संदर्भ में क्या ध्यान में रखेंगे, निश्चित समय के लिए होगी, निश्चित समय के लिए। यह समय निश्चित होगा, एक जो है 1 दिन हो सकता है, 2 घंटे हो सकते हैं, 4 घंटे हो सकते हैं, 2 सप्ताह हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि स्थगित होने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, तो स्थगित होने के बाद वापस जब बैठक शुरू होगी तो वर्तमान में जो कार्य चल रहा था सदन में उस पर कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी सदन में जो कार्रवाई चल रही थी और वापस जैसे ही बैठक शुरू होगी, बैठक शुरू होने के बाद जहां कार्रवाई बंद हुई थी उसके आगे की प्रक्रिया वहां पर क्या होगी, शुरू होगी। ध्यान से सुनेगा, स्थगित कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी। स्थगित का मतलब निश्चित समय के लिए क्या होगी, स्थगित होगी। दूसरा शब्द आपको ध्यान में रखना है, वो कौन सा है, सत्रावसान। सत्रावसान का मतलब क्या होता है, समाप्त करना, समाप्त करना। देखिए जरा, सत्रावसान में आप क्या ध्यान में रखेंगे, संसद के सत्र का सत्रावसान, संसद के सत्र का सत्रावसान, संसद के सत्र का सत्रावसान राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की परामर्श से किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की परामर्श से किया जाता है, मंत्री परिषद की परामर्श से किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि स्थगित तो कौन कर रहा है, पीठासीन अधिकारी करना है। सत्रावसान कौन कर रहा है, सत्रावसान कौन कर रहा है, राष्ट्रपति करेगा। सत्रावसान का क्या मतलब हुआ, सत्रावसान का मतलब होता है, सत्रावसान के बारे में अपने से पूछे कि सत्रावसान से क्या तात्पर्य है, तो सत्रावसान में ध्यान में रखना है सत्र की समाप्ति। सत्रावसान का मतलब क्या होगा, सत्र की क्या करना, समाप्ति करना। जैसे सत्रावसान, ये बजट सत्र चल रहा था, कौन सा सत्र चल रहा था, बजट सत्र। और बजट सत्र में अगर सत्रावसान की घोषणा हुई है, किसकी घोषणा हुई है, सत्रावसान की घोषणा हुई है, तो बजट सत्र पूरी तरीके से क्या मान लिया जाएगा, समाप्त। अब वापस से बजट सत्र में किसी भी प्रकार की बैठक नहीं बुलाई जा सकती। आगामी जो भी बैठक होगी वो कौन से सत्र में होगी, बजट सत्र के बाद दूसरा जो सत्र रहता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, मानसून सत्र। मैं कह रहा हूं शब्दों का बड़ा महत्व। अगर स्थगित पूछे या स्थगन पूछे तो कौन करेगा। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताइएगा जरा, लोकसभा को कौन स्थगित करता है या लोकसभा की बैठक को स्थगित किनके द्वारा किया जाता है, आप कहेंगे लोकसभा का अध्यक्ष। प्रश्न ये पूछे कि लोकसभा के सत्र को सत्रावसान कौन करता है, आप कहेंगे राष्ट्रपति। क्या कहेंगे, राष्ट्रपति। और सत्रावसान का मतलब होता है एक पूरे सत्र की समाप्ति, यानी बजट सत्र चल रहा था, राष्ट्रपति के सत्रावसान की घोषणा होते ही बजट सत्र की समाप्ति मानी जाएगी और इसके बाद में अगला जो सत्र होगा वो मानसून सत्र होगा। और मानसून सत्र को बुलाने के लिए राष्ट्रपति को फिर से क्या करनी पड़ेगी, घोषणा करनी पड़ेगी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, आहूत करना या बुलाना। क्लियर है बात। अब इनके क्या प्रभाव पड़ेंगे, सत्रावसान के बाद में संसद में जो कार्रवाई चल रही थी, सदन में जो कार्रवाई चल रही थी, सदन में जो कार्रवाई चल रही थी, सदन में जो कार्रवाई चल रही थी, सत्र शुरू होने के पश्चात, सत्र शुरू होने के पश्चात उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने हेतु, उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने हेतु पुनः प्रस्ताव लाना होगा। पुनः क्या लाना होगा, प्रस्ताव लाना होगा। ये ध्यान में रखिएगा। जबकि स्थगन के संदर्भ में मैंने क्या कहा था, स्थगन के संदर्भ में कहा कि जहां कार्रवाई समाप्त हुई थी उससे आगे की कार्रवाई शुरू होगी, अर्थात वहां जो काम चल रहा था उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब स्थगित होगी। लेकिन जब सत्रावसान हो गया है और वापस जब नया सत्र शुरू हुआ है तो जो कार्रवाई चल रही थी उसको शुरू करने के लिए वापस से क्या लाना पड़ेगा, प्रस्ताव लाना पड़ेगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखिएगा। अब दोनों को अलग अलग जान लिया, अब देखिए दोनों को तुलनात्मक रूप से जानेंगे तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक तो मैंने लिखा क्या, स्थगन, और दूसरा मैंने क्या लिखा, सत्रावसान। एक तो स्थगन ध्यान में रखना है, दूसरा कौन सा ध्यान में रखना है, सत्रावसान। अब देखिए जरा, स्थगन के संदर्भ में बात करें
तो स्थगन के संदर्भ में आप ध्यान में रखेंगे, स्थगन का मतलब क्या होता है, लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोकना, कुछ समय हेतु रोकना। लोकसभा एवं राज्यसभा की कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोकना क्या कहलाता है, स्थगन कहलाता है। सत्रावसान का मतलब क्या होगा, सत्रावसान का मतलब होता है लोकसभा या राज्यसभा के मौजूदा सत्र की समाप्ति करना, मौजूदा सत्र की क्या करना, समाप्ति करना। ठीक है, दूसरा बिंदु आपको क्या ध्यान में रखना है, दूसरा देखिए, स्थगन किनके द्वारा किया जाता है, मैंने कहा स्थगन किया जाता है पीठासीन अधिकारी द्वारा। किनके द्वारा किया जाता है, पीठासीन अधिकारी। अगर लोकसभा को स्थगन करना है तो कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, और अगर राज्यसभा को करना है तो कौन करेगा, राज्यसभा का सभापति करेगा। अगर ये नहीं है तो आपको पता होगा इनमें उपाध्यक्ष हैं और इसमें उपसभापति। क्लियर है बात। इसमें कौन करेगा, तो इसमें ध्यान में रखना है कौन करेगा, सत्रावसान किनके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की परामर्श से, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की परामर्श से। अगला देखिए जरा, और इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है अगर बजट सत्र चल रहा था तो बजट सत्र की पूरी तरीके से क्या मान ली जाएगी, समाप्ति मान। मानसून सत्र चल रहा था तो मानसून की समाप्ति। इसमें देखिए मौजूदा कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान से सुनिएगा। मौजूदा कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं, मौजूदा कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं। यहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखिए जरा, इसमें ध्यान में रखना है कि मौजूदा कार्रवाई को पुनः शुरू करने हेतु, मौजूदा कार्रवाई को पुनः शुरू करने हेतु, मौजूदा कार्रवाई को पुनः शुरू करने हेतु नए प्रस्तावों की आवश्यकता रहेगी। नए प्रस्तावों की क्या होगी, आवश्यकता। ओके, बस हो गई ना बात क्लियर। किसके संदर्भ में, स्थगन पूछ ले, स्थगन पूछ ले या फिर सत्रावसान पूछ ले। अब देखिए जरा प्रश्न यहाँ 3 प्रकार के बनेंगे। स्थगन किन के द्वारा किया जाता है, आप कहेंगे पीठासीन अधिकारी। अगर प्रश्न पूछे लोकसभा को किन के द्वारा स्थगित किया जाता है, आप कहेंगे लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा को किन के द्वारा स्थगित किया जाता है, आप कहेंगे राज्यसभा का सभापति। संसद के सत्र का सत्रावसान कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किन की सलाह पे करेगा, मंत्री परिषद की सलाह पर। अगला देखिए, ये कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित होती है, यहाँ पर पूरे सत्र की क्या होती है, समाप्ति होती है। पूरे सत्र की क्या हो रही है, समाप्ति। मौजूदा कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मौजूदा कार्रवाई को पुनः शुरू करने हेतु नए प्रस्तावों की क्या रहेगी, आवश्यकता रहेगी। हो गई ना बात क्लियर। कौन सी, स्थगन पूछ ले या सत्रावसान पूछ ले, दोनों क्लियर रहेगा और दोनों को मैंने तुलनात्मक रूप से बता दिया। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है आहूत। क्या ध्यान में रखेंगे, आहूत करना, या आहूत करने को मैं क्या कह सकता हूं, बुलाना। आहूत करना या बुलाना। देखिए आहूत करना या बुलाना के संदर्भ में क्या ध्यान में रखेंगे, आहूत करना या बुलाने का मतलब है संसद के सत्र को बुलाना। और संसद के सत्र को किसके द्वारा बुलाया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। किन की सलाह पर बुलाया जाएगा, किन की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर बुलाए। तो ध्यान से सुनिएगा, आहूत में क्या ध्यान में रखेंगे, संसद के सत्र को आहूत, संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों को आहूत, आहूत, या फिर इसकी भाषा में अपन बात करें, ये तो एक अलग मुद्दा हो गया, अपन कहें संसद के सत्र का आहूत, संसद के सत्र को आहूत, संसद के सत्र को आहूत जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर किया जाएगा, मंत्री परिषद की सलाह पर।
इसका क्या मतलब हुआ? मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति जी को कहेंगे कि राष्ट्रपति जी जो हैं अब मानसून सत्र को बुला दिया जाए, तो राष्ट्रपति जी को मानसून सत्र बुलाने की क्या करनी पड़ेगी? घोषणा। मंत्रिपरिषद कहेगी कि अब मानसून सत्र को समाप्त कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति जी मानसून सत्र का क्या कर देंगे? सत्रावसान। मंत्रिपरिषद कहेगी कि अब शीतकालीन सत्र को बुला दिया जाए, तो शीतकालीन सत्र को बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। ये सारी बातें अपन पहले पढ़ चुके हैं। भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 85 आपने पढ़ा होगा। जब अपन राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संदर्भ में बात कर रहे थे, तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संदर्भ में मैंने कहा था कि संसद के सत्र को आहूत करना और संसद के सत्र का सत्रावसान करना, ये किन के द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किन की सलाह पर किया जाता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। और आहूत का मतलब क्या होता है? बुलाना, यानी बजट सत्र को आहूत करना। जैसे प्रश्न आए, बजट सत्र को आहूत करना, बजट सत्र को क्या करना? आहूत करना। इसका मतलब क्या हुआ है? बजट सत्र को क्या करना? बुलाना। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का कहना नहीं माने और मंत्रिपरिषद कहे कि राष्ट्रपति जी को कि अभी जो है बजट सत्र बुलाए, राष्ट्रपति कहे नहीं बुलाऊं। आपने पढ़ा होगा कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर वापस से मंत्रिपरिषद वही सलाह दे तो राष्ट्रपति को माननी होगी। राष्ट्रपति मानने के लिए क्या होगा? बाध्यकारी होगा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति किसी भी मामले में सलाह यहां पर भी हो सकती है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कहे कि अभी जो है मानसून सत्र को बुला दिया जाए, राष्ट्रपति ये कह सकते हैं कि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के समय मानसून सत्र बुलाया जाना उचित नहीं है, लेकिन मंत्रिपरिषद कहे बाकी छोड़ो, तुम तो बुलाओ बस, ठीक है। अर्थात जो सलाह पहले दी थी उसी को वापस से भेजें, तो इस बार राष्ट्रपति को मतलब कुछ भी नहीं करना है। राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए क्या होगा? बाध्यकारी होगा। तो संसद के सत्र को आहूत करना या बुलाना किन के द्वारा बुलाया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। और आहूत का मतलब है बुलाना, और किन को? सत्र को। यानी बजट सत्र हो सकता है, मानसून सत्र हो सकता है, या फिर शीतकालीन सत्र हो सकता है। अब अगला जो शब्द है वो है भंग, या भंग को मैं क्या कह सकता हूं? विघटन। ये देखिए जरा, भंग या विघटन की बात करें तो आप सभी को पता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती है, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा के भंग के बारे में बात करें तो लोकसभा 2 कंडीशन पे भंग होगी। कितनी कंडीशन पर? 2। एक तो जब लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण हो जाए, जब लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण हो जाए। जब लोकसभा का कार्यकाल क्या हो जाए? पूर्ण हो जाए। और दूसरा आप ध्यान में रख सकते हैं कौन सा? जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग की सिफारिश करे। लोकसभा भंग करने की सिफारिश करे। लोकसभा भंग करने की क्या करे? सिफारिश करे। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है, इस वाली कंडीशन को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। अर्थात प्रधानमंत्री ने तो कह दिया किनको? कि राष्ट्रपति को, कि लोकसभा को भंग कर दो, लेकिन राष्ट्रपति माने या नहीं माने जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कोई दूसरा राजनीतिक दल इस बात का दावा करे कि हमारे पास बहुमत है और इस प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को समाप्त कर दीजिएगा, हम सरकार बना देंगे, हमारे पास बहुमत है। तो इसकी सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री की परामर्श को, इस संबंध में परामर्श है ना, प्रधानमंत्री को परामर्श को मानने हेतु राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है।
राष्ट्रपति क्या नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि भारत में कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है, संसदीय शासन प्रणाली। कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था होती है। कौन सी सरकार की, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था होती है। और वैकल्पिक सरकार का मतलब क्या होता है कि जब तक कोई भी राजनीतिक दल इस बात का दावा करे कि हमारे पास बहुमत है, तब तक जो है लोकसभा को भंग नहीं किया जा सकता, उनको भी सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। और ऐसा भारत में कई बार हुआ कि एक ही लोकसभा कार्यकाल के दौरान जो है 2 या 2 से अधिक प्रधानमंत्री भी रहे। लोकसभा एक रही, लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या होती रही, परिवर्तन होती रही। क्यों होती रही, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। और संसदीय शासन प्रणाली में क्या है, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब एक अच्छा प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि लोकसभा के भंग होने पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, अर्थात लोकसभा के भंग होने के प्रभाव, लोकसभा भंग के प्रभाव, लोकसभा के भंग के प्रभाव। देखिएगा, लोकसभा भंग होने के प्रभाव के बारे में बात करें तो आपको यहां ध्यान में रखना है कि लोकसभा भंग होने के क्या प्रभाव पड़ेंगे। राज्यसभा तो भंग होती नहीं है, लोकसभा भंग होने से वहां पर जो विधेयक जो प्रक्रियाधीन था या फिर कोई प्रस्ताव प्रक्रियाधीन था, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इनके संदर्भ। देखिए जरा, इसमें 5-6 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली देखिए, सबसे नंबर 1 आपको ध्यान में रखनी है, ऐसा कोई विधेयक जो लोकसभा में विचाराधीन था, अभी तक केवल लोकसभा में विचाराधीन था, राज्यसभा में गया ही नहीं। ऐसा विधेयक जो लोकसभा में विचाराधीन था और इसी समय लोकसभा भंग हो गई, ऐसा विधेयक जो लोकसभा में विचाराधीन था और इसी समय लोकसभा भंग हो गई, विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, ऐसा विधेयक जो केवल राज्यसभा में विचाराधीन था, अब तक लोकसभा में गया ही नहीं और लोकसभा भंग हो गई, विधेयक समाप्त नहीं होगा। तीसरी कंडीशन, ऐसा विधेयक जो लोकसभा में पारित होने के बाद किनके पास गया था, राज्यसभा के पास, और इसी बीच पीछे से लोकसभा भंग हो गई, विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा। ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में पारित होने के बाद कहां गया था, लोकसभा में, क्योंकि दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है ना, तभी राष्ट्रपति के पास जाएगा। और लोकसभा में था लेकिन लोकसभा भंग हो गई, विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में पारित हो गया, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था, लेकिन राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया, विधेयक समाप्त नहीं होगा। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में पारित हो गया था, राष्ट्रपति के पास विचाराधीन था, अभी तक राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा है, राष्ट्रपति के पास विचाराधीन था और लोकसभा भंग हो गई, विधेयक समाप्त नहीं होगा। ये 5-6 कंडीशन है, ये आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। और इसका एक आसान तरीका आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। ऐसा विधेयक या ऐसा बिल जिसको लोकसभा ने स्पर्श कर दिया है और लोकसभा ने स्पर्श करने के बाद जब तक राष्ट्रपति ने स्पर्श नहीं किया है, तब तक भले ही किसी प्रक्रिया में हो, विधेयक समाप्त हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ऐसा विधेयक, ये विधेयक है, इसको अगर लोकसभा ने स्पर्श कर लिया है और लोकसभा ने स्पर्श करने के बाद अब जो है राष्ट्रपति के पास जब तक नहीं गया है, इसके बीच की अवधि में है, तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। और ऐसा विधेयक जिसको लोकसभा ने स्पर्श कर दिया, यानी लोकसभा ने पारित कर दिया और पारित करने के बाद राज्यसभा ने भी कर दिया, और हो सकता है पहले राज्यसभा ने किया और बाद में लोकसभा ने किया है, और दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने स्पर्श कर दिया, पीछे से लोकसभा भंग हो जाए, विधेयक समाप्त नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी जिस विधेयक को लोकसभा ने स्पर्श कर दिया है और लोकसभा भंग हो गई है, राष्ट्रपति के पास नहीं गया, विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाए। इसकी 4-5 कंडीशन है, वो आपको ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहली देखिए, ऐसा विधेयक, विधेयक का मतलब बिल, ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन था, अभी तक लोकसभा के पास गए ही नहीं है ना, राज्यसभा में विचाराधीन था, राज्यसभा में विचाराधीन था एवं लोकसभा भंग हो गई, एवं लोकसभा भंग हो गई, विधेयक समाप्त नहीं होगा, विधेयक समाप्त नहीं होगा। मैंने कहा ना, जब तक लोकसभा ने स्पर्श नहीं किया है, अभी तक राज्यसभा में विचाराधीन था और लोकसभा भंग, क्या फर्क पड़ेगा, अभी तक लोकसभा ने स्पर्श थोड़ी किया है, और जब तक स्पर्श नहीं करेगी लोकसभा, तब तक वो विधेयक समाप्त नहीं होगा। दूसरा देखिए जरा,
दूसरा आपको ध्यान में रखना है, ऐसा विधेयक जो लोकसभा में विचाराधीन था, ऐसा विधेयक जो लोकसभा में विचाराधीन था एवं लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा भंग हो जाती है तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। लोकसभा ने क्या कर लिया है, स्पष्ट कर लिया है, विधेयक समाप्त हो जाएगा, विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तीसरी देखिए जरा, ऐसा विधेयक जो लोकसभा में पारित होने के पश्चात राज्यसभा में विचाराधीन था। लोकसभा में पारित होने के पश्चात कहाँ, राज्यसभा में विचाराधीन था, राज्यसभा में विचाराधीन था। कहाँ पर विचाराधीन था, राज्यसभा में विचाराधीन था एवं लोकसभा भंग हो गई हो तो विधेयक क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ध्यान से, मैंने क्या कहा, ऐसा विधेयक जो लोकसभा में पारित हो गया है, लोकसभा में पारित होने के बाद कहाँ गया, राज्यसभा में विचाराधीन था और इसी बीच लोकसभा भंग हो गई हो, विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त, क्योंकि अभी तक राष्ट्रपति ने स्पर्श नहीं किया है। ठीक है, लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में गया। नंबर 4 कंडीशन ध्यान में रखेंगे, ऐसा विधेयक जो यहां पर किस में पहले पारित हुआ था, तो यहां पर पहले पारित हुआ था लोकसभा में। अब देखिए जरा, ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में पारित होने के पश्चात लोकसभा में विचाराधीन था, ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में पारित होने के पश्चात लोकसभा में विचाराधीन था एवं लोकसभा भंग हो जाती है तो विधेयक समाप्त हो जाएगा, विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगला आपको ध्यान में रखना है, अगली कंडीशन, ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास विचाराधीन था, राष्ट्रपति के पास विचाराधीन था एवं लोकसभा भंग हो जाती है, विधेयक समाप्त नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब राष्ट्रपति ने इस बिल पर क्या कर दिया है, स्पर्श कर दिया है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है, लास्ट कंडीशन, ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेजा। राष्ट्रपति ने किसके लिए भेजा है, पुनर्विचार हेतु भेजा है,
राष्ट्रपति ने पुनर्विचार हेतु भेजा है और लोकसभा क्या हो गई है, भंग हो गई है, विधेयक समाप्त नहीं होगा क्योंकि राष्ट्रपति ने क्या कर दिया है, स्पष्ट, विधेयक समाप्त नहीं होगा। ये 5-6 कंडीशन है आपको ध्यान में रखनी है लोकसभा के भंग होने के प्रभाव के संदर्भ में। मैंने शुरू में भी आपसे कहा था, मैंने कहा रट्टा बिल्कुल ही नहीं मारना है। ऐसा बिल जिसको लोकसभा ने स्पष्ट कर दिया है और अब तक राष्ट्रपति के पास नहीं गया है, बीच में प्रक्रियाधीन है और लोकसभा भंग हो जाती है, विधेयक समाप्त हो जाएगा, लेकिन कंडीशन यह है कि लोकसभा ने स्पष्ट करना अनिवार्य है। ऐसा बिल जो राज्यसभा में ही था, अभी तक लोकसभा के पास आया ही नहीं था और इसी बीच लोकसभा भंग हो गई है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो बिल समाप्त नहीं होगा। लेकिन ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में पारित हो गया और राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया, राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है, विधेयक समाप्त नहीं होगा। ये 4-5 कंडीशन है, ये आपको ध्यान में रखनी है। किसके संदर्भ में, लोकसभा के प्रभाव के संदर्भ में। इसको लेकर अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सके। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा और ये कौन है भाई, राष्ट्रपति। अधिनियम तभी बनेगा ना जब तीनों की क्या होगी, सहमति जरूर होगी। दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति की भी तो आवश्यकता होती है और जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं होती है तब तक उसे अपन विधेयक बोलते हैं और जैसे ही राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अधिनियम बोलते हैं। यहाँ पर मैंने 5-6 कंडीशन बताई थी। ऐसा बिल जो आपको ध्यान में रखना है, पहले कहा था लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में विचाराधीन। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना, इसमें राज्यसभा में क्या था, विचाराधीन था और लोकसभा भंग हो गई, विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरी कंडीशन मैंने बताई, ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में पारित हो गया, लोकसभा में विचाराधीन था और इसी बीच लोकसभा भंग हो गई, विधेयक समाप्त हो जाएगा। तीसरा, अभी तक विधेयक केवल राज्यसभा में ही था, लोकसभा में आया ही नहीं, विधेयक समाप्त नहीं होगा। अगली कंडीशन मैंने बताई, केवल लोकसभा में विचाराधीन था, राज्यसभा के पास गए ही नहीं, लेकिन लोकसभा ने तो स्पष्ट कर लिया ना, विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगली कंडीशन मैंने बताई, दोनों सदनों ने पारित कर दिया है, राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है, अगर लोकसभा भंग हो जाए विधेयक समाप्त नहीं होगा क्योंकि राष्ट्रपति ने क्या कर लिया है, स्पष्ट कर लिया है। और लास्ट कंडीशन मैंने बताई थी, मैंने कहा दोनों सदनों ने पारित कर दिया है, राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने उस विधेयक को कहाँ भेजा है, वापस पुनर्विचार के लिए भेजा है, तो राष्ट्रपति ने तो स्पष्ट कर लिया ना, अब विधेयक समाप्त नहीं होगा। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, किसके संदर्भ में, लोकसभा के भंग होने के प्रभाव के संदर्भ। तो 4 शब्दों से अपन परिचित हो गए, कौन कौन से, एक स्थगन या स्थगित, दूसरा मैंने कहा कौन सा, दूसरा का शतरावसान, तीसरा कौन सा, भंग, और चौथा कौन सा, तीसरा कौन सा, भंग, और चौथा कौन सा, आहूत करना यानी बुलाना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं संसद की कार्रवाई के संबंध में। संसद की कार्रवाई, संसद का काम क्या होता है, कानूनों का निर्माण करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि सुबह उठते ही गए 10 बजे 11 बजे जो भी जाते कि कौन कौन से कानून बनाने, ला भाई कानून आज ही बनाते, ऐसे नहीं होता। इसकी एक प्रक्रिया होती है। संसद की कार्रवाई की बात करें तो संसद की कार्रवाई को अपन मोटे तौर पर 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। एक होता है प्रश्न काल, कौन सा काल होता है, प्रश्न काल। दूसरा जो काल होता है उसे अपन बोलते हैं शून्य काल, और तीसरा जो काल होता है उसे अपन बोलते हैं कानून निर्माण की प्रक्रिया। कानून निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, प्रश्न काल की शुरुआत की बात करें तो प्रश्न काल का समय होता है 11 से 12 बजे तक। 11 से 12 बजे तक यानी कार्रवाई का प्रथम घंटा। कार्रवाई का प्रथम घंटा, कार्रवाई का प्रथम घंटा किस नाम से जानते हैं, प्रश्नकाल के नाम से। कार्रवाई का प्रथम घंटा का मतलब है संसद का सत्र शुरू समय, सामान्यतः समय कितने बजे रहता है, 11 बजे का। ठीक है, 11 बजे से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में 12 से 1 बजे तक का समय किस काल के नाम से जानते हैं, शून्य काल के नाम से। 1 से 2 लंच रहता है और 2 से लगाकर 6 बजे तक का समय किसका रहता है, कानून निर्माण। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू होती है, 2 बजे। कानून निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू होती है, कानून निर्माण की प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है 2 बजे शुरू होती है और 2 बजे से लगाकर कब तक चलेगी, 2 बजे से सामान्यतः 6 बजे तक। और कई बार ऐसा होता है कि 6 बजे के बाद भी कानून निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है, 6-7, वो अधिकतम समय हो सकता है कि उस दिन डिले कर दे और उस दिन जो है लेट तक जो है कानून निर्माण की प्रक्रिया चलाए। सामान्यतः ये रहता है कि कार्रवाई का प्रथम घंटा प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। 11 से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल होता है, 12 से 1 बजे तक का समय शून्यकाल होता है,
1 से 2 बजे तक भोजनावकाश होता है और 2 से लगाकर 6 बजे तक का समय जो है किसके का नाम से जानते हैं अपन, कानून निर्माण की प्रक्रिया के नाम से। सबसे पहले अपन बात करें किसकी, प्रश्नकाल की। प्रश्नकाल की, तो प्रश्नकाल के समय के बारे में बात करें तो समय आपको पता ही है 11 से 12 बजे। कितने बजे, 11 से 12 बजे। या फिर प्रश्न ये पूछा जाता है कि कार्रवाई का प्रथम घंटा, कार्रवाई का प्रथम घंटा यानी संसद की कार्रवाई शुरू होने के बाद जो प्रथम घंटा होता है उसको जो है किस काल के नाम से जानते हैं, प्रश्नकाल। देखिए प्रश्नकाल की शुरुआत की बात करें तो प्रश्नकाल की शुरुआत 1721 में, 1721 में कहां पर होती है, ब्रिटेन में। प्रश्नकाल की शुरुआत 1721 में कहां होती है, ब्रिटेन में। भारत के बारे में बात करें तो भारत में आप ध्यान में रख सकते हैं 1892 के भारत परिषद अधिनियम, 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा जो है किसकी शुरुआत होती है, प्रश्नकाल की। प्रश्नकाल का और शून्यकाल का आयोजन क्यों किया जाता है, इसके संदर्भ में बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ अच्छा प्रश्न हो सकता है प्रश्नकाल और शून्यकाल के संदर्भ में। ये जो प्रश्नकाल और ये जो शून्यकाल है, ये जो है कार्यपालिका पर, किन पर, कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण, संसद का नियंत्रण रखने हेतु, कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण रखने हेतु किसकी बात होती है, प्रश्नकाल। और ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव भी अपन जानेंगे, ऐसी समितियां को भी जानेंगे कौन कौन सी, जैसे लोक लेखा समिति है, जैसे प्रागलन समिति है, या फिर लोक उद्यम समिति, वो भी कार्यपालिका पर नियंत्रण संसद कैसे रखें, इसके लिए उसका आपसे प्रश्न ये हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ये कार्यपालिका पर संसद के नियंत्रण के संबंध में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कार्यपालिका पर संसद के नियंत्रण से संबंधित नहीं है। पहला देंगे प्रश्नकाल एवं शून्यकाल, दूसरा देंगे संसदीय प्रस्ताव, तीसरा देंगे संसदीय समितियां, जो मैं कहूँ लोक लेखा समिति डाल सकते हैं विकल्प में, प्राक्कलन समिति हो सकती है, लोक उद्यम समिति हो सकती है, या देंगे चौथा कोई और दे देंगे। तो तीनों जो हैं कौन कौन से, ये प्रश्नकाल और शून्यकाल, इनके अलावा जो संसदीय प्रस्ताव है वो, या इनके अलावा जो संसदीय समितियां हैं, जो वित्तीय समितियां हैं, वो कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण कैसे रहे, इसके लिए जो है इस प्रकार की व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली में की जाती है। तो भारत में इस प्रश्नकाल की शुरुआत होती है 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। अब देखिए जरा प्रश्नकाल में क्या होता है। प्रश्नकाल में संसद का कोई भी सदस्य, संसद का कोई भी सदस्य, संसद का कोई भी सदस्य संबंधित विभाग के मंत्री से, संबंधित विभाग के मंत्री से, क्या ध्यान में रखेंगे, संसद का कोई भी सदस्य संबंधित विभाग के मंत्री से सार्वजनिक या लोक महत्व के, संसद का कोई भी सदस्य संबंधित विभाग के मंत्री से सार्वजनिक या लोक महत्व के किसी भी प्रकार का स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय में जो उस विभाग से संबंधित होना चाहिए और उनसे जो है भारत में किसी न किसी प्रकार के प्रभाव पड़ना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न पूछ सकते हैं, महत्व का प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि प्रश्नकाल में क्या होता है, संसद का कोई भी सदस्य, संसद का कोई भी सदस्य होने का मतलब है लोकसभा का सदस्य भी पूछ सकते हैं और राज्यसभा का सदस्य भी पूछ सकते हैं। किससे पूछेंगे, संबंधित विभाग के मंत्री से। संबंधित विभाग का क्या मतलब हुआ, अगर जल से संबंधित कोई दिक्कत है तो जल शक्ति मंत्री से, रक्षा से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो रक्षा मंत्री से, उद्योग से संबंधित पूछना है तो उद्योग मंत्री से, परिवहन से संबंधित पूछना है परिवहन मंत्री से, महिला बाल कल्याण तो महिला बाल कल्याण मंत्री से। यानी जो जो विभाग के मंत्री हैं, यही तो है उत्तरदायित्व का सिद्धांत। संसदीय शासन प्रणाली की यही विशेषता है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं होता है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में इस प्रकार की बातें नहीं होती हैं। जब संसदीय शासन प्रणाली है भारत में, इसीलिए जो है संसद का कोई भी सदस्य
संबंधित विभाग के मंत्री से सार्वजनिक या लोक महत्व का प्रश्न पूछ सकता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, सार्वजनिक या लोक महत्व। और सार्वजनिक और लोक महत्व का क्या मतलब हुआ? ऐसा नहीं है कि घर में कोई दिक्कत होगी मंत्री जी से प्रश्न पूछे वहां सदन में जाकर, निजी नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक या लोक महत्व का प्रश्न होना चाहिए। और सार्वजनिक और लोक महत्व का प्रश्न जो है संसद का कोई भी सदस्य किसी भी मंत्री से पूछ सकता है। आप कहेंगे मंत्री लोकसभा का सदस्य है और प्रश्न अगर राज्यसभा का सदस्य पूछना चाहे तो मंत्री को राज्यसभा में जाकर वहां उस प्रश्न का उत्तर देना होगा। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर सदस्य राज्यसभा का है और मंत्री लोकसभा का है, राज्यसभा के सदस्य ने प्रश्न पूछा है तो प्रश्न जो है मंत्री को कहां जाना होगा, जिस सदन में प्रश्न पूछा है वहां जाकर उत्तर देना होगा। हाथों हाथ नहीं पूछते, जैसे मुझे आज कोई प्रश्न पूछना है तो मैं प्रश्न को लिखूंगा और लिखने के बाद पीठासीन अधिकारी को दे दूंगा कि भाई साहब ये जो प्रश्न है ये मैं इस मंत्री से पूछना चाह रहा हूं। पीठासीन अधिकारी किसको देगा? मंत्री को देगा। मंत्री जी को तो पता नहीं ना, मंत्री जी तो पता ही है भारत में कैसे होते हैं। मंत्री अपने विभाग जो रहता है, अपने विभाग में जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको देंगे वो प्रश्न और उनको कहेंगे भाई साहब ये देख लीजिए जरा, ये प्रश्न आया और इस प्रश्न का मेरे को उत्तर देना है। अगर प्रश्न थोड़ा बड़ा रहता है उसके संदर्भ में लिखित उत्तर दिया जाता है और प्रश्न अगर छोटा रहता है तो उसमें जो है मौखिक उत्तर दिया जाता है। ठीक है, उसके आधार पर बांटेंगे आगे तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। तो इसकी पूर्व सूचना दी जानी होती है और आज अगर मैं दूं तो हो सकता है 15-20 दिन बाद मेरा नंबर आए और मेरे नंबर आने के बाद मैं प्रश्न पूछूंगा और उस दिन मंत्री को आना होगा और मंत्री को आकर जो है उस प्रश्न का क्या देना होगा, उत्तर देना होगा। क्लियर है बात? प्रश्न पूछेगा कौन? संसद का कोई भी सदस्य। किससे पूछेगा? संबंधित विभाग के मंत्री से। कैसा प्रश्न पूछेगा? सार्वजनिक या लोक महत्व का प्रश्न पूछ सकता है। अब इस प्रश्न काल की बात करें तो प्रश्नों को अपन 3 भागों में बांटते हैं भाई। एक तो होता है तारांकित प्रश्न, दूसरा जो प्रश्न होता है उसको अपन बोलते हैं अतारांकित प्रश्न, और तीसरा जो प्रश्न होता है वो होता है अल्प सूचनात्मक प्रश्न। अल्प सूचनात्मक प्रश्न, ये जैसा नाम से परिचित है, अल्प सूचनात्मक का मतलब है अल्प सूचनात्मक प्रश्न में क्या होगा, 10 दिन की पूर्व सूचना, 10 दिन की पूर्व सूचना, और एक दिन में अधिकतम 20। एक दिन में अधिकतम 20। इनकी पृष्ठभूमि कैसी रहती है? तो इनकी पृष्ठभूमि रहती है हल्के गुलाबी रंग की। प्रश्नों की पृष्ठभूमि कैसी रहती है? हल्के गुलाबी रंग की। अब बात करते हैं कौन से प्रश्न की? तारांकित प्रश्न की। तारांकित प्रश्न का उत्तर हमेशा दिया जाएगा मौखिक रूप में। तारांकित प्रश्न का उत्तर किनके द्वारा दिया जाए, कैसा दिया जाएगा? मौखिक रूप में। और जब उत्तर मौखिक रूप में दिया जाएगा तो तारांकित प्रश्नों में अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप कहेंगे अनुपूरक प्रश्न का क्या मतलब हुआ? अनुपूरक प्रश्न का मतलब होता है कि उत्तर से प्रश्न का निर्माण करना। जैसे मैं संसद का सदस्य हूं और मैंने किसी मंत्री जी से प्रश्न पूछा और मंत्री जी ने जो जवाब दिया तो फिर मैंने एक और प्रश्न पूछ लिया। अर्थात एक से अधिक प्रश्न हो सकते हैं किसमें? तारांकित प्रश्नों में। तारांकित प्रश्नों का उत्तर हमेशा कैसे दिया जाएगा? तारांकित प्रश्नों का उत्तर हमेशा मौखिक रूप में दिया जाएगा। और जब उत्तर मौखिक रूप में दिया जाएगा तो अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों की पृष्ठभूमि कैसी रहेगी? तो इन प्रश्नों की जो पृष्ठभूमि रहती है, इन प्रश्नों की जो पृष्ठभूमि रहती है, ये इन प्रश्नों की पृष्ठभूमि आप ध्यान में रखिएगा नीले रंग की या हरे रंग की, सॉरी, प्रश्नों की पृष्ठभूमि कौन से रंग की रहती है? हरे रंग की। क्लियर है बात? दूसरा जो प्रश्न रहता है वो अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न में उत्तर जो दिया जाता है वो लिखित रूप में दिया जाता है। कौन से रूप में दिया जाता है? लिखित रूप में दिया जाता है। और जब उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है तो यहां पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते क्योंकि उत्तर कैसे दे रहा है? लिखित। यहां पर उत्तर मौखिक होता है तो अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उत्तर जब लिखित होता है तो अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। इनकी पृष्ठभूमि की बात करें तो इन प्रश्नों की जो पृष्ठभूमि रहती है, इन प्रश्नों की जो पृष्ठभूमि रहती है वो सफेद रंग की रहती है।
कौन से रंग की रहती हैं? सफेद रंग की। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न आपको ध्यान में रखने कौन कौन से? एक तो कौन सा? तारांकित प्रश्न, दूसरा कौन सा? अतारांकित, और तीसरा कौन सा? अल्प सूचनात्मक प्रश्न। ऐसे एक प्रश्न जिनकी 10 दिन की पूर्व सूचना पर पूछे जाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन अल्प सूचनात्मक प्रश्न के नाम से जानते हैं। इनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाएगा, इनका उत्तर लिखित रूप से। उनमें अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, इसमें अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। उनकी पृष्ठभूमि हरे रंग की रहेगी, इनकी पृष्ठभूमि सफेद रंग की, और इनकी पृष्ठभूमि हल्के गुलाबी रंग की रहेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। एक होता है अन्य महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्न, ये भी थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्न, अन्य महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्न। अब देखिए जरा, अन्य महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्न क्या होता है? अन्य महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्न में आप ध्यान में रखेंगे कि कोई भी ऐसा सदस्य, संसद का कोई भी ऐसा सदस्य जो मंत्री नहीं है, जो मंत्री, संसद का ऐसा सदस्य जो मंत्री नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का बिल संसद में रखा है, निजी बिल रखा है, या ऐसा कोई प्रस्ताव रखा है और उस प्रस्ताव के प्रति वो जिम्मेदार है, तो संसद का कोई भी सदस्य इस मेंबर से प्रश्न पूछ सकता है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में आप क्या ध्यान में रखेंगे? मंत्री से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, मंत्री से नहीं पूछा जाएगा। एक प्रश्न जो है उस सदस्य से पूछा जाएगा जिस सदस्य ने कोई प्रस्ताव संसद में रखा है, जिस सदस्य ने कोई निजी विधेयक सदन में रखा है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसे अपन अन्य महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्न कहते हैं। और इन प्रश्नों की पृष्ठभूमि पीले रंग की होती है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा सदस्य, इसमें क्या ध्यान में रखेंगे? ऐसा सदस्य जिसने कोई प्रस्ताव, जिसने कोई प्रस्ताव या विधेयक, जिसने कोई प्रस्ताव या विधेयक संसद में रखा है, प्रस्ताव या विधेयक संसद में रखा है, तो वह सदस्य उस प्रस्ताव या विधेयक का जवाबदेहिता होगी, उस प्रस्ताव या विधेयक की जिम्मेदारीता होगी, विधेयक के प्रति उनकी क्या होगी? जिम्मेदारी होगी, जिम्मेदारी होगी। उनसे किसी भी सदस्य के द्वारा, किसी भी सदस्य के द्वारा, किसी भी सदस्य के द्वारा संबंधित प्रस्ताव या विधेयक से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। संबंधित प्रस्ताव या विधेयक से जुड़ा, संबंधित प्रस्ताव या विधेयक से जुड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। और इन प्रश्नों की पृष्ठभूमि कैसी रहेगी, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इन प्रश्नों की पृष्ठभूमि कैसे रहेंगी? पीले रंग की। इन प्रश्नों की पृष्ठभूमि कैसे रंग की रहेगी? पीले रंग की। कौन से रंग की रहेगी? पीले रंग की। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान, ये उन तीनों में काउंट नहीं हुआ, ये अलग से ही रहेगा। तो अगर आपसे पूछे प्रश्न काल में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 3 प्रकार के। प्रश्न काल में प्रश्नों के प्रकार कितने ध्यान में रखेंगे? 3 प्रकार ध्यान में रखेंगे। कौन कौन से? 3 प्रकार में, एक तो तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न, और तीसरा कौन सा? अल्प सूचनात्मक प्रश्न। प्रश्न काल के बाद में दूसरा जो काल होता है उसे अपन बोलते हैं शून्य काल। शून्य काल को प्रश्न उत्तर काल के नाम से भी जानते हैं। किस काल के नाम से? प्रश्न उत्तर काल। प्रश्न उत्तर काल के नाम से भी जाना जाता है। अब वहां पर तो क्या था? प्रश्न काल में तो 10 दिन की पूर्व सूचना, 15 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। यहां पर पूर्व सूचना 10-15 दिन की नहीं होगी, उसी दिन हाथों हाथ पीठासीन अधिकारी की अनुमति से किसी भी प्रकार का सदस्य संबंधित विभाग के मंत्री से सार्वजनिक महत्व का प्रश्न पूछ सकता है। यहां पर क्या होगा? यहां पर जैसे आज संसद का सत्र शुरू हुआ तो 12 बजे से पहले मैं अपना प्रश्न दे दूंगा पीठासीन अधिकारी को, और जैसे ही पीठासीन अधिकारी देख लेगा कि 1 घंटे में 10 या 15 प्रश्न ले सकते हैं, तो लेने के बाद कहेंगे आज का कोटा पूरा होता है। और जैसे ही 12 बजेंगे, 12 बजे कौन सा काल शुरू होगा? शून्य काल। और शून्य काल में उसी दिन, यानी जो आज मैंने प्रश्न पूछा, मेरे प्रश्न का उत्तर हाथों हाथ ही उसी दिन जो है मंत्री दे देंगे। लेकिन सामान्यतः यहाँ पर क्या होता है? शून्य काल में सत्ताधारी और विपक्षी दल आपस के जो मेंबर होते हैं वो भिड़ जाते हैं, जिसके कारण सदन की कार्रवाई को रोक दिया जाता है।
और फिर 2 बजे बाद में जब कार्रवाई शुरू होती है तो फिर सीधी कौन सी कानून निर्माण की प्रक्रिया। तो सर्वाधिक सदन की कार्रवाई बाधित कौन से काल में होती है? शून्यकाल। ऐसा कौन सा काल है जहां कार्रवाई को सर्वाधिक रोका जाता है, जहां कार्रवाई सर्वाधिक बाधित होती है? कौन सा काल ध्यान में रखेंगे आप? शून्यकाल। और ये शून्यकाल भारतीय नवाचार है, ये आप ध्यान में रखेंगे। शून्यकाल जो है विशुद्ध रूप से भारतीय नवाचार हैं, विशुद्ध रूप से भारतीय नवाचार हैं। और इस शून्यकाल की शुरुआत जो है, शून्यकाल की शुरुआत कब हुई थी? 1962 में। यानी पूरे भारत को हमने बताया कि प्रश्न काल को 2 भागों में बांटा जाए। एक में तो 10 से 15 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर प्रश्न पूछा जाए, और दूसरा एक उसी दिन जो है पीठासीन अधिकारी की अनुमति से प्रश्न पूछने की व्यवस्था की जाए। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। भी आज कोई मेरे को प्रश्न पूछना तो मैं आज जो है पीठासीन अधिकारी को दूंगा और मेरा नंबर 15 दिन बाद आएगा, तब तक तो उस प्रश्न का महत्व ही खत्म हो सकता है। तो कुछ इसको 2 भागों में बांटा गया, यानी पहले प्रश्न काल और फिर शून्यकाल। शून्यकाल में हाथों हाथ में आज प्रश्न दूंगा और मेरे प्रश्न का उत्तर मंत्री जो है आज ही देगा। तो इसमें ध्यान में रखिएगा, उसी दिन पीठासीन अधिकारी की अनुमति से, मैंने कहा था नहीं पीठासीन अधिकारी शब्द बार बार आएगा, पीठासीन अधिकारी की अनुमति से संसद का कोई भी सदस्य संबंधित विभाग के मंत्री से सार्वजनिक या लोक महत्व का प्रश्न पूछ सकता है। सार्वजनिक या लोक महत्व का प्रश्न पूछ सकता है। कौन से काल में? शून्यकाल में। उसी दिन पीठासीन अधिकारी की क्या लेकर? अनुमति लेकर। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सा काल हो गया? शून्यकाल। प्रश्न काल और शून्यकाल। इसके बाद की बात करें तो नेक्स्ट आपके रहता है कानून निर्माण की प्रक्रिया। और कानून निर्माण की प्रक्रिया को अपन डिटेल से जानेंगे। यहां पर केवल ये जान लें कानून निर्माण की प्रक्रिया का समय क्या रहता है? 2 से लगाकर 6 बजे तक की समय को कानून निर्माण की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला आपको ध्यान में रखना है आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा। देखिए आधे घंटा की चर्चा की बात करें तो प्रश्न काल में कोई ऐसा प्रश्न पूछा गया था और उस प्रश्न के अभी तक जो है पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाए, उसका संतुष्टिकरण नहीं हो पाए, तो लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आधे घंटे का चर्चा का आयोजन होता है। और राज्यसभा में सप्ताह में 1 दिन जो है पीठासीन अधिकारी जो है वो दिन तय करेगा और उस दिन जो है आधे घंटे की चर्चा का आयोजन होगा। लेकिन जिस दिन आधे घंटे की चर्चा का आयोजन होगा राज्यसभा में, उसकी 3 दिन पूर्व सूचना पीठासीन अधिकारी को राज्यसभा के सदस्यों को देनी क्या होगी? अनिवार्य होती है। और ये आधे घंटे की चर्चा सामान्यतः 5 से लगाकर 5:30 बजे तक का समय रहता है इवनिंग में। वहां पर जो है आधे घंटे की चर्चा का आयोजन किया जाता है। क्यों किया जाता है? देखिए जरा, प्रश्न काल में पूछे गए प्रश्नों को लेकर अगर सही स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है, सही स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है तो लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन, लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन सोमवार, दूसरा आप ध्यान में रख सकते हैं बुधवार और तीसरा आप ध्यान में रख सकते हैं शुक्रवार। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आधे घंटे की चर्चा का आयोजन होता है। आधे घंटे की चर्चा का आयोजन होता है, जबकि राज्यसभा में
सप्ताह में एक दिन, राज्यसभा में सप्ताह में एक दिन आधे घंटे की चर्चा। ये अच्छा प्रश्न हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। आधे घंटे की चर्चा। लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन और राज्यसभा में सप्ताह में एक दिन आधे घंटे की चर्चा का आयोजन किया जाता है। और यहां पर जो है ये दिन तय करेगा कौन? राज्यसभा का सभापति। ये कौन सा दिन होगा? राज्यसभा के सभापति द्वारा निर्धारित दिन। राज्यसभा के सभापति के द्वारा क्या होगा? निर्धारित दिन होगा। और यहां पर भी 3 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। 3 दिन पूर्व सूचना देनी क्या होगी? अनिवार्य होगी। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और आधे घंटे की चर्चा का सामान्यतः समय जो रहता है वो 5 से लगाकर कितना रहता है? 5:30 बजे तक रहता है, जो आपको ध्यान में रखना है। आधे घंटे की चर्चा का आयोजन सप्ताह में 3 दिन, लोकसभा में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, जबकि राज्यसभा में सप्ताह में एक दिन होता है, जिसकी 3 दिन पूर्व सूचना राज्यसभा के सदस्यों को देनी होगी। सप्ताह में कौन सा दिन रहेगा, इसका निर्धारण राज्यसभा का सभापति करेगा। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है, 3 दिन पूर्व सूचना, 30 दिन नहीं रहेगी, 3 दिन पूर्व सूचना। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है, क्यों? क्योंकि प्रश्न काल में कोई ऐसा प्रश्न था जिसका स्पष्टीकरण सही ढंग से नहीं हो पाया है, इसके लिए आधे घंटे की चर्चा का क्या किया जाता है? आयोजन। एक और थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, अल्पकालीन चर्चा। अल्पकालीन चर्चा को अपन 2 घंटे की चर्चा के नाम से भी जानते हैं। अल्पकालीन चर्चा को और किस नाम से जानते हैं? 2 घंटे की चर्चा के नाम से भी जाना जाता है। यानी लोकमतों के अविलंबकारी विषय पर सदन में अल्पकालीन चर्चा का आयोजन करवाया जाता है। अल्पकालीन चर्चा का आयोजन करवाया जाता है। अल्पकालीन चर्चा का क्या करवाया जाता है? आयोजन करवाया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ बातें थी संसद की कार्रवाई के संदर्भ में, जिसमें अपने प्रश्नकाल को जाना, शून्यकाल को जाना, कानून निर्माण की प्रक्रिया को अपन डिटेल में जानेंगे कि एक साधारण कानून कैसे बनता है, धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक के अलावा वित्त विधेयक क्या होता है, संविधान संशोधन, शून्यकाल क्या होता है, शून्यकाल की शुरुआत कब होती है, भारतीय नवाचार है शून्यकाल, ध्यान से सुनिएगा, 1962 में इसकी शुरुआत होती है। आधे घंटे की चर्चा ध्यान में रखनी है। और अल्पकालीन चर्चा जिसे 2 घंटे की चर्चा के नाम से जानते हैं। और इनके अलावा 4 शब्द जिनसे अपन परिचित हुए थे शुरुआत में। पहला कौन सा? मैंने कहा कि जो है आपसे पूछे स्थगन, दूसरा भंग, तीसरा सत्रावसान और चौथा आउट। इनको लेकर भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको ध्यान में रखना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में। संसद के और महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके बीच में रखूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।